हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान उत्सव के बारे में। ज्ञान उत्सव कैंपेन जो 100 डेज का चलाया जाएगा पीएस और यूपीएस दोनों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका ऑर्डर आया है आप उसको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, पर मेरा मकसद यही है, जो चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद ना करना पड़े और आप एक बार वीडियो देखने के बाद आप मोटी फंडामेंटल चीज़ें समझ जाएं कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं समझूं और उसको आपको अपने शब्दों में बताऊं, और भले ही आपको ये लाइन से कई चीज़ें ना याद हों, लेकिन आपको फंडामेंटल में आपको करना क्या, इस चीज़ के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रेरणा ज्ञान उत्सव। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी टेक्निकल एरर के कारण जो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है वीडियो में। जैसे लास्ट वीडियो जो हम लोग का था वो शिक्षा विभाग के बारे में नहीं था, वो इंजीनियर्स के बारे में था, तो उसमें टेक्निकल एरर हो गई, वीडियो कहीं और चल रहा था और आवाज़ कहीं और है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रेरणा उत्सव के बारे में। अभी जो हम लोग के स्कूल खुल चुके हैं और उसमें हमें क्या करना है और हमारा उद्देश्य क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। ठीक है, प्रेरणा उत्सव को बेसिकली दो उद्देश्य हैं। प्रेरणा उत्सव के कौन से उद्देश्य? दो। एक उद्देश्य ये है कि आपको गार्जियन को अट्रैक्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, ऐसी बस दिखाना है, अपने स्कूल को फैसिलिटी देनी है जिससे वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराएं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है, रिमीडियल क्लास, बच्चों का जो पढ़ाई का स्तर है उसके बारे में जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समृद्ध वाला हस्त पुस्तिका दी गई है इसके बारे में, और ये रिमीडियल क्लास के बारे में काफ़ी कुछ, उपचारात्मक क्लास के बारे में, तो दो चीज़ों के बारे में बात की गई है पूरा 100 डेज़ के बारे में। ठीक है, मैं 100 लिख ही देता हूँ। 100 डेज़ का पूरा है 100 दिन, 1 मार्च से स्टार्ट होगा ये आपका, और बाकी 100 दिन जब तक पूरे नहीं हो जाते। ठीक है, तो हम देखिए क्या क्या डिस्कस किया गया है। जो ऑर्डर आया है सचिव सर का, उसमें क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले तो विद्यालय पुनः संचालन, यानी 1 मार्च से विद्यालय जो है पुनः खुल रहे होंगे। तो हमारा कोविड में जो कोविड की गाइडलाइन है उनका हम लोग को यूज़ करना है और ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे मास्क लगा के आएँ, दूरी पे बैठे, और जो क्लास का डे हो उस क्लास के डे के 50% बच्चे बुलाने हैं। बहुत ही चीज़ें ध्यान रखनी हो, क्योंकि हम सबको पता है कि बच्चों को अलग कैसे कर सकते हो। भाई बच्चे आपस में इतने खेलते घुलते रहते हैं, उनको अलग करना बहुत कठिन काम है, इसलिए हम लोग को सैनिटाइज, पूरा स्कूल सैनिटाइज हो। ये बहुत सारी जो हम लोग को गाइडलाइन है, खाना खाते वक्त हाथ धुलो साबुन से, और लाइन मत लगाओ, प्रेयर नहीं होनी चाहिए, सभा कोई नहीं करनी है, खेलकूद नहीं होना चाहिए, वो हर चीज़ हम लोग को अवॉइड करनी है, जिससे कि बच्चे आपस में कांटेक्ट या टच में ना आए। या फिर किसी बच्चे को बुखार हो तो सबसे पहले तो गेट पे ही खड़े जाओ, अगर बुखार हो उसको तो घर भेज दो, अपना इलाज कराए, क्योंकि अगर एक के बुखार हो सकता है, सर्दी हो, तो दूसरे का भी संक्रमण हो सकता है। कोरोना की बात नहीं हो रही, नॉर्मल अगर सर्दी बुखार है तो बच्चे से एक दूसरे बच्चे को हो सकता है, इसलिए भी अवॉइड करते हुए उनको वापस घर भेजा जा सकता है। ठीक है, तो पुनः जो संचालन की बात हुई है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली जो गाइडलाइन का प्रयोग करना है वो कोविड वाली सारी गाइडलाइनों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई बेसिकली कोविड वाली जितनी गाइडलाइनें हैं। तो इसमें क्या फंडामेंटल है कि जो 50% बच्चे आने हैं और मास्क ज़रूरी है, 6 फीट दूरी ज़रूरी है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, और प्राइमरी का अलग रूल है और 6 क्लास का जूनियर का अलग है, ये आपको ध्यान देना होगा। लगा दीजिएगा गेट पे ही कि इस दिन जैसे जूनियर में मैं हूँ तो junior में क्या है, पहले आता है मंडे को 6 आएगा 50% बच्चे, फिर आता है ट्यूसडे कक्षा 7 50%, और फिर 8 आएगा अगले दिन बुधवार को, फिर अगला फिर अल्टरनेट 6 आएगा। इस तरह पूरा क्रम चलता रहेगा। देखिए 6 आया सोमवार को, ठीक, फिर 7 आया और फिर 8 आया, तो ये समझ लीजिए मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया। ठीक है, फिर ये थर्सडे हो गया, फिर इसी तरह से पूरा क्रम चलते जाना है। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इस तरह का चक्रीय क्रम चलाते जाना है। 50% बच्चों की उपस्थिति, तो ये इसके बारे में बात हो गई। अब ई पाठशाला के संचालन की बात हो रही है। देखिए हम लोग को ई पाठशाला में जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अभी जो हम लोग का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 23वां हफ्ता चल रहा है, 23वां सप्ताह चल रहा है, जिसमें हम लोग को जो वो दिया गया है, जो ई पाठ्यक्रम दिया गया है या ई सामग्री, मतलब इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर यूट्यूब के ज़रिए जो हम लोग बताते हैं, उसको गार्जियन के साथ बच्चों को शेयर करना है, जिससे कि वो पढ़ सकें। मतलब जो हम लोग का रेडियो का प्रोग्राम चल रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहे हैं और दूरदर्शन पे जो ग्रुप चल रहा है, उसको हम लोग को चलते रहना है। उसके बारे में बताना है कि दूरदर्शन पे आपका 9 से 1 कार्यक्रम चलता है, कक्षावार चलता है। इस चीज़ को कार्यक्रम चलते रहने हैं, हमें इस चीज़ को रोकना नहीं है। जो कोविड के दौर में चल रहे थे उसको रोकना नहीं है, ठीक है। अब प्रेरणा उत्सव, मेन हम लोग का जो आज का हम लोग का जो क्लास है वो प्रेरणा इसके बारे में है, ठीक है। प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव के कैंपेन के बारे में है, ठीक है। तो देखिए समृद्ध हस्त पुस्तिका, समृद्ध हस्त पुस्तिका जो है, इसके लिए तो मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाषा के लिए इसमें है और गणित के लिए है, पूरे रिमीडियल क्लास के टाइप में चलने वाला है। इसमें ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, मैं बता देता हूँ, हल्का फुल्का बता रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। ये भाषा है और ये आपका गणित है, ठीक है। देखिए भाषा में यहाँ पे कक्षा 1 और यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 2 और 3, यहाँ 3 और 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। तो ये भाषा को ऐसे हम डिवाइड किया गया है। तो ये सरसरी तौर पे जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो इस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। इसको याद करने का कोई तरीका स्पेशल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करके बताता हूँ। देखिए जब लड़का आएगा, बच्चा आएगा, तो उसको छोटा बड़ा सिखाना है आपको, ठीक है। तो छोटा बड़ा और कक्षा 2 वाला तो सब पढ़ चुका है, तो उसको इसलिए शुरू से इसको भाषा सिखानी, तो इसको अलग किया गया है। गणित में क्या है, गिनती भी चलने वाली है और पहाड़ा चढ़ेगा, जोड़ घटाव हल्का फुल्का, इसलिए दोनों को सेम किया गया है, ठीक। इसमें देख लिए वही चीज़ है, इसमें कुछ बच्चा छोटा छोटा पढ़ना सीख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। ये 5 यहाँ अकेला है, यहाँ पे 1 अकेला है, ठीक है। 5 में गणित कठिन होती है, इसलिए उसको सिंगल कर दिया गया। यहाँ पे इस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा, इसलिए डबल कर दिया। बाकी आप जोड़े बना सकते हैं लाइन से। तो ये इस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 स्तर में। तो 3 स्तर से करेंगे। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा ये समृद्ध हस्त पुस्तिका के बारे में होगा, उसमें कैसे क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब ये देखिए प्रारंभिक आकलन और अंतिम आकलन, ठीक है। देखिए कक्षा 1 का प्रारंभिक आकलन नहीं करना है, ठीक है। बाकी 2, 3, 4, 5 का आकलन करना है। और आकलन करने के बाद फिर हम लोग जो कुछ आपका रिमीडियल क्लास चलने वाला है, उसके बाद हम लोग की अंतिम में सेट 3 की परीक्षा होगी, ठीक है। बस हल्का फुल्का बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। अब हम गतिविधियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो इससे संबंधित गतिविधियाँ हैं। तो गतिविधियों में मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ। देखिए गतिविधियों में सबसे पहला तो यही है कि हमारे बीओ सर जो होंगे वो हमारे प्रधान अध्यापकों की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग के इसका पूरा डिटेल समझाएंगे कि प्रेरणा उत्सव क्या है, क्या करना है, ऐसे काफ़ी चीज़ें करनी है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक एसएमसी की मीटिंग बुलाएंगे, अभिभावकों की मीटिंग बुलाएंगे, छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और हम लोग को बताएंगे, ये सारी चीज़ें बतानी है कि ये कैसे मनाना है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैसे मनाना है, इसके बारे में बात होगी। और बहुत सारी टास्क फोर्स हैं, जिले स्तर पे होंगी, हमारे ब्लॉक स्तर पे होंगी और तहसील स्तर पे कई टास्क फोर्स होंगी जो हमारे चौपाल में पार्टिसिपेट भी करेंगी और उनका निरीक्षण भी करेंगी, ठीक है। एसडीएम साहब भी कर सकते हैं और लोकल स्तर से कई सारी इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी शिक्षक चौपाल के चर्चा के बारे में। देखिए चौपाल कई स्तर के हैं, इसमें गतिविधियों के बारे में बात हो रही है। चौपाल स्कूल स्तर से कर सकते हो, कभी कभी मोहल्ला स्तर से कर सकते हो, कभी कभी गांव स्तर से कर सकते हो, वो डिपेंड है आप पे। लेकिन छोटे छोटे समूह में, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए हमको इसको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा चौपाल चर्चा। देखिए अब ये जो पूरा नीचे का पूरा ये सिस्टम 25 लिखा है, इसको क्या करना है हमको,
चौपाल जो हम लोग बुलाएंगे, जो प्रधानाध्यापक बुलाएंगे, जिसमें एसएमसी के सदस्य होंगे और अभिभावक लोग होंगे, उनके बारे में उनको हमें क्या बताना है, उसके बारे में ये हमें बताना है। देखिए, इस पूरे फंडामेंटल जो 25 चीज़ें हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने विद्यालय का प्रमोशन कर रहे हो आप, गार्जियन के अंदर अपने विद्यालय के प्रति रुचि जगा रहे हो कि बच्चा हो अपना भेजे हमारे यहाँ। पूरी तरीके से आप संचालन कर रहे हो। गांव-गांव मोहल्ले कैसे करते हो, कैंपेन कर रहे हो, कैंपेनियन की तरफ से, जैसे प्राइवेट स्कूल करते हैं कि जब एडमिशन वहीं से आज का टाइम आने वाला होता है तो डोर टू डोर जाके कैंपेन करते हैं, वैसे हम लोग को भी करना है। तो ये हम लोग छोटे छोटे समूह को बुला के स्कूल में ही हमें इसके बारे में बताना है कि जैसे मान लो कोई गार्जियन आ जाता है और कहे कि भैया हमको अपने स्कूल में एडमिशन कराना है आपके स्कूल में, तो फिर सबसे पहले तो गार्जियन के मन में होगा कि क्यों कराएं भाई एडमिशन, आप क्या फैसिलिटी देते हो। तो हमें ये हर चीज़ बतानी है, पूरा समझाना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने शब्दों में एक क्रम याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये हर चीज़ याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप गार्जियन को मोटिवेट कर दो और उसका बच्चा आपके स्कूल में आए, ये ज़रूरी है। और दूसरा ज़रूरी काम ये है कि बच्चे को आप उसके स्तर से लर्निंग आउटकम जो निर्धारित है एटलीस्ट मिनिमम आप उसको गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा दो और हिंदी पढ़ना सिखा दो। बेसिक फंडा अगर आप इन सब से कोई चीज़ मतलब नहीं रखते हो तो हम लोग यही करते हैं, वही करना है। अब हम बात करते हैं जो लिखा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। एज़ यूजुअल सबको प्रेरणा लक्ष्य याद हो गए होंगे, भाषा के 5 हैं और गणित के भी 5 हैं। सबको नहीं याद है तो एक बार मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वीडियो आधा घंटा पार हो जाए, इसलिए ठीक है। इस मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने याद करने की ट्रिक्स बताई है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका। हर विद्यालय में प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका और प्रेरणा लक्ष्य की एक वो दी गई है आपको, अच्छे से दी गई है आपको सूची, जो आपके विद्यालय में कहीं ना कहीं लगी होनी चाहिए। तो अगर गार्जियन आता है तो आप उसको दिखा सकते हो कि देखिए कक्षा 1 का बच्चे को हमें ये सिखाना है, अगर ये हम नहीं सिखा पाए तो अपने बच्चे से स्कूल का नाम कटा सकते हो, ठीक है। इसी तरह प्रेरणा तालिका, ये सूची हर कक्षा में टांग दीजिए और उसी हिसाब से आप पढ़ाइए, उसी हिसाब से लर्निंग आउटकम होगा। मॉड्यूल पर चर्चा। देखिए, हमारे जो शिक्षकों के लिए ये 3 मॉड्यूल हैं। अब इसके बारे में काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। आधारशिला जो है बच्चों के शिक्षण के लिए है, ठीक है। और ध्यानाकर्षण है आप रिमेडियल क्लास यानी उपचारात्मक कक्षा के लिए। और शिक्षण संग्रह है, शिक्षक के उपयोग के लिए है, जिसके ज़्यादा उपयोग कर करके जो है शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ाएं। तो ये तीनों किताबों का सार हो गया। अब सहज पुस्तिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जाना, प्रेरणा तालिका और मॉड्यूल पर चर्चा। चौका हो कहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आधारशिला, ये आधारशिला हो गया, ये ध्यानाकर्षण हो गया और लास्ट में आपका हो जाता है शिक्षण संग्रह, ठीक। कोशिश यही है। सहज पुस्तिका के बारे में बात कर लीजिए। सहज पुस्तिका में कहानियाँ दी हुई हैं, बहुत ही मनोरंजक चित्र दिए हुए हैं और इस सहज पुस्तिका के द्वारा कक्षा 1 से लेके 2-3 तक ज़्यादा क्योंकि देखो मैं जूनियर का हूँ तो मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन ये कहानियों और गतिविधियों की किताब है जिसका प्रयोग करके बच्चों को हमको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको, इसमें कविताएं और कहानियाँ बेसिकली दी हुई हैं, जिसका प्रयोग करके बच्चों को रुचि पैदा करनी है, पढ़ने के प्रति जागरूकता, अंदर से मोटिवेट हो बच्चा कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, स्कूल भी आए, ठीक है। तो ये सहज पुस्तिका के बारे में बात हो गई, ठीक है। सहज पुस्तिका से याद आया कि प्राइमरी में किताबें कितनी मिली हैं, किसी को याद है? नहीं याद है? तो प्राइमरी में अगर किताबों की बात कर देते हैं, प्राइमरी में जिसको हम लोग PS कहते हैं, तो हमारे सर ने बताया, तो मैं बता देता हूँ, 8 त्रिक 24, ठीक है, 240 किताबें मिली हैं। और UPS में जो किताबें मिली हैं, NCERT की बात हो रही, 97 गुणे 3, 3 7 21, 3 9 27, 2 29, तो इतनी किताबें मिली हैं, ठीक है। ये NCERT किताबों की बात हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे।
ये सहज हस्तपुस्तिका के बारे में बात हो गई। अब संदर्शिका के बारे में देखिए। संदर्शिका शिक्षकों की किताब है जिसके ज़रिए उसमें जैसे अभी समृद्ध हस्तपुस्तिका के बारे में जब बात होगी तो इसमें दिया गया है कि ग्रुप में बांटिए, फिर ग्रुप का आप परीक्षा लीजिए, शुरू में लीजिए, फिर उनको कालांश में बांटिए। जैसे जब मैं बताऊँगा ये हस्तपुस्तिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका के बारे में, तो मैं बताऊँगा कि कक्षा 1 के लिए और 2 के लिए कालांश है 3, और बाकी सब के लिए कालांश 1 है। तो इसमें काफ़ी कैसे उसको पढ़ाना है, अवलोकन करना है, उसके बारे में इसमें दिया गया है। गणित किट के बारे में, गणित किट जैसे जूनियर की ही बात कर लेते हैं तो उसमें जो हम लोग प्रकार यूज़ करते हैं तो बड़ा सा प्रकार होता है जिसके ज़रिए हम ब्लैक बोर्ड पर ही चित्र बना सकते हैं। बड़ा सा चांदा और बड़ा सा पटरी होते हैं जिसके ज़रिए हम ब्लैक बोर्ड को यूज़ करके उसको बना सकते हैं। तो ये गणित किट में होता है। और साइंस किट का भी कभी साइंस की बात नहीं, क्योंकि भाषा और गणित की बात है। ठीक है, शिक्षक डायरी, ये हमें बताना है गार्जियन को। ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें गार्जियन को बताना है कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, आप अपने बच्चे को भेजिए, हम आपके बच्चे को अच्छे से अपना बच्चा बना के अच्छे से पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, शिक्षक डायरी का ये भी बताना है हम लोग को कि हम लोग सबको शिक्षक डायरी मिली है जिसमें सप्ताह भर का काम हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतना पढ़ा डालना है, इस सप्ताह ये पढ़ाना, इस सप्ताह वो पढ़ाना करके हर महीने का डिवाइड करके रखा गया है। उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रिंट रिच मटेरियल। प्रिंट रिच मटेरियल, ठीक है, प्रिंट रिच मटेरियल दिया गया है आपको 102। ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा छुपा के रखना है, कौन सा अंदर रखना है, कौन सा दीवारों पे चिपकाना है। तो ये पीएस के लिए मिले हैं आपको इतने 102। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हो। अभी बताया गया, हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन जो विभाग से ऊपर से जो प्रोवाइड किया गया है वो 102 है। ठीक है, इसके बाद का जो छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कहाँ चिपकाना है, कौन सा रखना है, इसके बारे में भी बात होगी। अब समृद्ध मॉड्यूल के बारे में बात कर लीजिए। समृद्ध मॉड्यूल के बाद पूरा रिमीडियल पे ही है, पूरा रिमीडियल पे बात की गई है। अभी बता चुका हूँ, बार बार एक बात रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जो ये आपका ये है, ये पूरा, ठीक है, ये जो हमने पूरा बताया हुआ है ये समृद्ध मॉड्यूल में ही आता है ये पूरी चीज़। इसके हम और जब बताएंगे भाषा गणित का अलग अलग चीज़ हम करके बताएंगे तो आपको ये पूरा रिमीडियल क्लास के बारे में। पाठ योजना कह लीजिए, पाठ योजना, पाठ योजना या कह लीजिए टीचिंग प्लान, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान। ठीक है, अभी टीचिंग प्लान का दौर चल रहा है। ठीक है, तो टीचिंग प्लान में ये है कि हर पाठ को पढ़ाने से पहले ये आपको बताना है, अपनी तारीफ करनी है किसके, कि हमारे टीचर जो है हर पाठ को पढ़ाने से पहले एक टीचिंग प्लान बनाते हैं और उस टीचिंग प्लान के हिसाब से ही पढ़ाई होती है। इससे बच्चे जो है पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, और उसमें उसी हिसाब से TLM का यूज़ कर लिया जाता है। ऐसी ढेर सारी चीज़ें, हर विषय का अलग टीचिंग प्लान होता है, हर विषय का अलग टीचर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय पे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। NCERT की किताबें बहुत ढेर सारी आ चुकी हैं। ठीक है, ये पुस्तकालय, हर स्कूल में पुस्तकालय के लिए पैसा आया है और हर स्कूल में भी कंपलसरी कर दिया गया है। आप दिखा सकते हैं कि देखिए ये हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर है, मेरे स्कूल में बना हुआ है। किसी दिन जब वीडियोग्राफी पूरे स्कूल की करूँगा तो आपको हर चीज़ दिखाऊँगा अपने विद्यालय की। तो एक पूरा लाइब्रेरी का सिस्टम है। स्कूल में जितनी सामग्री मिली किताबें वो तो होंगी ही, साथ में अतिरिक्त NCERT किताबें, कहानी की किताबें और महान व्यक्तियों के बारे में ढेर सारी, उनकी जीवनियों के बारे में ढेर सारी किताबें हैं पुस्तकालय में। और पुस्तकालय को ऐसा सजा के रखना है कि बहुत देखने के बाद बहुत आकर्षित हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए और गार्जियन कहे अच्छा मेरा बेटा भैया यहीं पढ़ेगा आपके स्कूल में। ठीक है, तो ये हो गई बात पुस्तकालय के बारे में। ठीक है, पुस्तकालय के बारे में अभी मैंने बताया है कि कहाँ कितनी मिली है। यहाँ पे आपको मिली थी कितनी, 240, और यहाँ पे 290। ठीक, ऐसे ये 8 और ये। ठीक है, तो ये प्राइमरी और जूनियर को जो किताबें मिली हैं वो पुस्तकालय में। अब रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात कर लीजिए। देखिए रिपोर्ट कार्ड तो हम लोग का जो अर्ली, हाफ अर्ली ये तो है ही, इसके अतिरिक्त सैट का जो एग्ज़ाम होता है,
अभी जल्दी ही हम लोग ने सैट का जो है रिजल्ट मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड वितरित किया है, और जिसमें बच्चों को ग्रेडिंग दी गई है कि किसने परसेंटेज स्कोर है तो इतना है, ढेर सारी चीज़ें हैं। आप उसको भी कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में ये सुविधा है कि हर बार जो है बच्चे का 2 बार जो है रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात, हो गई रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात होगी। अब बाल संसद के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बाल संसद हम लोग गठन करते आए हैं, पिछले 3-4 साल से करते आए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, और शिक्षा विभाग होता है, और सफाई विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है, और पुस्तकालय का विभाग होता है, और इतनी सारे विभाग में मंत्री होता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारे विद्यालय में व्यवस्था है जिसकी जरूर हम भविष्य में जैसे संसद होती है उसी के रूप में हम लोग एक छोटी सी संसद बनाते हैं विद्यालय में, जिसमें सबको कार्य दे दिया जाता है कि आपको विद्यालय संबंधित चीज़ों के बारे में, जैसे किसी को एमडीएम विभाग दिया गया है तो एमडीएम की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सारे बच्चे करते हैं। और खोया पाया विभाग होता है, जैसे किसी का सामान खो गया है और कोई सामान पा गया हो, तो इसका अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने बच्चों को डिसाइड करके रखा है कि ये काम ये बच्चे करेंगे। ठीक है, और विद्यालय की साफ़ सफाई का भी प्रबंध बच्चे ही करते हैं। एक टीम बना दी जाती है जो रेगुलर टाइप पे क्लासरूमों का अपने साफ़ सफाई करती है। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं पढ़ने में, तो हम लोग की कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को पढ़ाए तो उससे जो है इंटरेस्टिंग ज़्यादा होता है। और मैं सच कहूँ तो एक लड़का ऐसा था कि उसको मुझे लगता था कभी नहीं आएगा, तो एक लड़के ने उसको पढ़ाना शुरू किया और अब यकीन नहीं मानोगे उसने पढ़ना सीख भी लिया। ठीक है, मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पांस रहता है। तो ये बाल संसद के बारे में बात हुई। विद्यालय प्रबंधन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन का मतलब ये है आपका विद्यालय में मैनेजमेंट प्रबंध कैसे है, लुक कैसा है विद्यालय का, पेंटिंग, चित्रकारी, ये इस बात। अब विद्यालय प्रबंधन के बारे में जब मैंने बताया था ABC के बारे में, तो उसमें भी आया था मैनेजमेंट के बारे में कि वॉल पेंटिंग अच्छी है, बढ़िया हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, और दीवारों पे चित्र बने, वाला पेंटिंग बनी हुई है, ग्लोब है आपके पास, ये ढेर सारी चीज़ें आपको विद्यालय प्रबंधन में मैनेज करनी होंगी। ठीक है, अब आगे शैक्षणिक अवधि के बारे में भी बात करनी है। देखिए, शैक्षणिक अवधि के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग को बताना है कि क्या अभी जो हम लोग का समय चल रहा है 9 से 3 चल रहा है, और गर्मी में चलने वाला है 9 से 2, तो ये हो गया सर्दी का समय हो गया, और ये हो गया गर्मी का। यानी कि पहले ये होता था 8 से 1, लेकिन अब हो गया है 8 से 2। यानी कि सरकार जो है शिक्षा के प्रति इतनी ज़्यादा उत्तरदायी समझ रही है, इसीलिए घंटा भी समय भी बढ़ा दिया गया है। ये हो गया, तो समय शैक्षणिक समय निर्धारण हो गया। दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, देखिए इसके बारे में देखिए। दीक्षा ऐप और रीड अलॉन्ग ऐप ऐसे 2 हैं जो बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। अगर दीक्षा ऐप आपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में डाल लीजिए, तो किसी भी क्लास का कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कोई भी टॉपिक छेड़ेगा, उस टॉपिक के अंतर्गत वो उसको पढ़ सकता है। रीड अलॉन्ग ऐप बच्चा उनके लिए है जो बच्चे छोटे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको वो पढ़ना सिखाता है। तो रीड अलॉन्ग बताइएगा कि मोबाइल में हमारी सरकार द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है कि ये रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप जो है उस आराम से, जैसे लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब आगे चलते हैं व्हाट्सएप क्लासेस पे। ठीक है, व्हाट्सएप क्लासेस में हम लोग वीडियो दिखा सकते हैं, जैसे कि मेरे भी चैनल में ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं और मैं उनको दिखा के बता सकता हूं कि जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 वीडियो सोशल स्टडी के पड़े हैं यूट्यूब पे, जिनको मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता था। ठीक है, तो व्हाट्सएप ऐप के जरिए हम लोग क्लास करते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसको भी समझाते हैं और काम देते हैं। ठीक है, और काम देते हैं, काम चेक भी करते हैं। ये हम व्हाट्सएप क्लास के द्वारा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूरदर्शन पे 9 से 1 बजे तक का कार्यक्रम आता है। ठीक है, क्लास वार होता है। एक चीज़ को याद रखिएगा कि कोई भी आके ये पूछ सकता है कि दूरदर्शन पर कितने बजे प्रोग्राम आता है। ठीक है, कक्षावार ये प्रोग्राम आता है आपका शिक्षक संकुल। ठीक है, शिक्षक संकुल, मैं खुद एक शिक्षक संकुल ही हूँ। तो फिर शिक्षक संकुल का कार्य ये होता है कि विद्यालयों को एक मॉडल की तरह से तैयार करना, जिससे कि
और विद्यालय प्रेरित हों, विद्यालय चुन ले कि उसमें सुधार करें और जिसमें हर चीज़ बच्चे अच्छे हों, हर फैसिलिटी मिले और शिक्षा में सुधार हो। वैसे करके एक मॉडल तैयार करना है कि जिससे बच्चे बाकी स्कूल भी प्रेरणा लें। और शिक्षक संकुल की एक मीटिंग भी होती है हर महीने में एक बार, जिससे सारे शिक्षक संकुल इकट्ठा होकर आपस में चर्चा पर चर्चा करते हैं, आगे की कार्य योजना तैयार करते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे क्या हुआ, जो सरकार की सुविधाएं दी गई हैं वो सबको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आगे की हम लोग क्या करते हैं, आगे की योजना बनाते हैं कि इस हफ्ते क्या करना है या इस महीने क्या करना है। और पिछले जो महीने हम लोगों ने चर्चा पर काम डिसाइड किया था वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के बारे में बात हो गई है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के बारे में जितने ARP सर लोग हैं, ARP हैं या फिर हमारे BO सर भी हैं, और ठीक है, और भी कोई अधिकारी हो, SRG भी कह सकते हो, SRG कह सकते हो, ठीक। तो जितने भी ये हमारे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे, चेक करेंगे, सहयोगात्मक ना कि चेक करने के लिए, ठीक है, ये आएंगे सब सर हमारे जो हैं वो आएंगे, चेक करेंगे और हम लोग को मोटिवेट करेंगे, ना कि हम लोग को डांटने आएंगे। सहयोगात्मक के बारे में बात हो रही है। सहयोगात्मक होने का मतलब ये है आप जाइए, अभी तक तो ये भी आदेश आ गया अगर आप किसी विद्यालय जा रहे हो तो बता के जाइए कि हम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको मोटिवेट करेंगे जब आज चेक करने आएंगे पर्यवेक्षक, बताना है हम लोग को कि आते हैं, चेक करते हैं, अगर काम नहीं हो तो हम लोग को आइडिया देते हैं नए नए, और हम लोग को बताते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो तो बेहतर हो। हम लोग को सुधार करने के लिए हम लोग का इन्फेक्शन होता है कि मान लो अगर सही से पढ़ाई नहीं की जा रही है, नहीं पढ़ाई हो रही है, तो हम लोग को भी जवाबदेही होती है कि हाँ ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के बारे में बात हो गई। अब आ जाते हैं आपका प्री प्राइमरी शिक्षा। अभी जो हम लोग का नया रूल आया हुआ है, नया जो शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा है, जिसके अंतर्गत यानी कक्षा 1 से पहले वाले बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाएगा, जिससे कक्षा 1 तक आते आते वो काफ़ी चीज़ें सीख ले, बैठना, बोलना और थोड़ा बहुत बाकी जानकारी जान ले। तो ये हमारी प्री प्राइमरी शिक्षा के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं NCERT। देखिए ये बहुत महीन छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको याद हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए अभी जो हम लोग के बेसिक में है NCERT का किताबें आ गई हैं कक्षा 1, कक्षा 1 के लिए केवल। अभी कक्षा 1 में लागू होगा, उसके बाद 2 में, फिर 3 में, ठीक है, 1 में, इसके बाद 1-2 में, फिर 1-2 3 में, ऐसे हर साल धीरे धीरे लागू होता चला जाएगा। तो NCERT का पाठ्यक्रम, अब किताबें जो हैं धीरे धीरे लागू हो गई हैं। अब शारदा के बारे में बात कर लेते हैं। शारदा का है स्कूल, ठीक है, स्कूल हर दिन आना, ठीक है, स्कूल हर दिन आना। अगर हम इसको तोड़ लें तो ऐसे स्कूल, H से हर, D से दिन, ऐसे आना, ऐसे कर लो, ये हो गया स्कूल हर दिन, और D से दिन, ऐसे आना, तो स्कूल हर दिन आना। मतलब जो बच्चे की पढ़ाई छूट गई है उन बच्चों का सर्वे किया जाता है और ढूंढ के निकाला जाता है कि किनकी पढ़ाई छूट गई है, वो हम लोग का आता है स्कूल हर दिन आना। तो ये शारदा का फुल फॉर्म भी आप याद कर सकते हो, कैसे याद करना है, S से कैसे करना है, इंग्लिश में है S से स्कूल, HR से हर, D से दिन, A से आना। अब समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी जाती है। देखिए भगवान ने सबको एक जैसा बिल्कुल नहीं बनाया है, कभी कभी भगवान जिन पे ज़्यादा कृपा कर देते हैं, या कुछ स्पेशल दिव्यांग बच्चे कह सकते हैं, जिनको मोदी जी ने दिव्यांग कहा है, जिन्हें कोई सुनने में दिक्कत हो जाती है, या फिर आँखों में दिक्कत हो जाती है, या फिर पैर में दिक्कत हो जाती है, या हाथ में, या किसी भी तरीके का मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, किसी भी तरीके की अगर दिक्कत हो जाती है तो उनके लिए हम लोगों की तरफ से समावेशी शिक्षा या कक्षा चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत उन बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाता है जिनको कोई भी इस तरीके की समस्या होती है, जैसे जिसको दिखाई नहीं देता, उसके लिए बैरल कोड जैसी किताबें आती हैं, बैरल में लिखी हुई, बैरल भाषा में, ठीक है। ऐसे जैसे कान में सुनने के लिए मशीन भी प्रोवाइड कराई जाती है, और फिजिकल इन्फेक्शन भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं द लास्ट एंड स्मार्ट क्लास के बारे में। हम सबको पता है कि आजकल ICT का प्रभाव पड़ रहा है,
ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का प्रयोग एक तरीके से जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वीडियो बना के वो ICT का ही प्रयोग करके पढ़ा रहा हूँ। देखो दिमाग में एक भ्रम रहता है कि प्रोजेक्टर होना चाहिए तभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टर हो, कंप्यूटर हो, प्रोजेक्टर हो, स्मार्ट टीवी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप कह सकते हो कि स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। बट मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, पढ़ाई से इन स्मार्ट क्लासेस से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये जैसे हमारे स्कूल में तो ये सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, स्मार्ट टीवी भी है, तो हम लोग खूब यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए ये सब ज़रूरी है। ये ना हो तो ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई इससे बेहतर होती है और भी हो सकती है, ठीक है। होते हैं तो बहुत अट्रैक्शन बनता है बच्चों के अंदर कि ये प्रोजेक्टर होगा तो हाँ कहेंगे यार स्कूल में प्रोजेक्टर भी है, स्मार्ट क्लास भी चलती रहती हैं, तो ये चीज़ें एक अट्रैक्शन होती हैं और बच्चे सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सीखते हैं, बढ़िया से सीखते हैं। लेकिन इनके अलावा भी पढ़ाई बेहतर तरीके से की जा सकती है, क्योंकि बेसिक में अभी कोई फैसिलिटी नहीं है कि प्रोजेक्टर और कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर दिए जाएँ, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूलों में अभी ये सुविधा पर्सनल तौर पे जैसे करी गई है, टीचर जैसे हेडमास्टर ने इंटरेस्ट लिया है तो अपने पैसे से या किसी भी तरीके से दान लेके या फिर कैसे भी मैनेज करके वो प्रोजेक्टर लगा लिया है। तो स्मार्ट क्लासों के बारे में बात हो गई, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने मुझे अगर समझ में आ रहा है तो हमें दो चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। एक उपचारात्मक क्लास के बारे में और दूसरा है क्या, प्रमोशन का है कैंपेन, ठीक है। ये कैंपेन जो है चौपाल कैंपेन जिसको हम लोग कह लें, जिसमें हम लोग को अपना प्रचार करना है, ये हो गए, ठीक है, 100 डेज तक। तो बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है इन दो चीज़ों के बारे में ही है। कहीं एक बार मैं फिर से कोशिश करके बता देता हूँ। तो विद्यालय का पूरा संचालन है, ई पाठशाला का संचालन है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन, ये पूरा जितना सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी हैं, आपको ज़्यादातर याद ही होंगी। प्रारंभिक आकलन, अंतिम आकलन, गतिविधियों के बारे में बताया है काफ़ी कुछ। और शिक्षक चौपाल चर्चा पे है, जिसमें छोटे छोटे समूह में बुला के लोगों से चर्चा करेंगे कि हमारे विद्यालय में ये सुविधाएं दी गई हैं, आप हमारे स्कूल में नाम लिखाइए बच्चों का। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये रहा प्रेरणा उत्सव। कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए और मैंने तो समझा है, जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया आपको। बाकी आप बुकलेट पढ़ सकते हैं, 7 पन्ने की है, प्रिंट आउट निकला के आप स्कूल में रख लीजिए, टाइम टाइप पे पढ़ते रहिए। उसमें बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैंने तो बस मोटे मोटे तौर पे बताया, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद और इन्जॉय करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर टेक्निकल एरर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। उम्मीद है। धन्यवाद।